नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए मालती जोशी जी का लिखा हुआ एक लघु उपन्यास पाषाण युग। पाषाण युग उनकी मशहूर कहानियों में से एक है। तो शुरू करें। चल बकुल, तेरे दूल्हे को स्टेशन छोड़ आए। भाभी ने लाड़ भरे स्वर में इसरार किया। ना बाबा, मैं तो यहीं से टाटा कर लूँगी, मैंने कहा। भाभी ने ज़्यादा जोर नहीं दिया तो समझ गई कि महज एक फॉर्मेलिटी निभाई थी उन्होंने। चली जाती तो शायद उन्हें असुविधा हो जाती। लेकिन जब अपनी तीनों सवारियों को लेकर तांगा आंखों से ओझल हो गया, तब लगा चली ही जाती तो ठीक था, कुछ ऊब तो कम हुई होती। पर दूसरे ही पल इनका रात वाला रौद्र रूप याद आया तो लगा अच्छा ही हुआ, कहीं सबके सामने ही कुछ कह बैठते तो। रात तो खैर अपने अपमान को मैंने अकेले ही झेल लिया था। भाभीियों ने तो इतनी चुहलबाजी के बाद ठेल ठाल कर मुझे कमरे में भेजा था, पर दरवाज़ा बंद करते ही उबल पड़े थे। हर बात का अपना एक समय होता है बकुल, अपना एक औचित्य होता है। इस घर की जो भी परंपरा रही हो, लेकिन मैं इतना अधीर नहीं कि ससुर की तेरह के दिन भी पत्नी की कामना करने लगूं। उनके इस वक्तव्य से स्तब्ध रह गई थी मैं। जवाब भी क्या देती, कैसे बतलाती कि आई हूँ उसी दिन से इसी कमरे में मेरा बिस्तर लग रहा है, दूसरा ठौरी कहाँ था। दोनों भाभीियों ने तो अपने अपने कमरे घेर लिए थे। कभी किसी ने नहीं सोचा कि बकुल अकेली कमरे में घबराएगी, उसके पास कोई सो जाए या अपने पास ही बुला लें। दाखी बाई तो रोज़ बर्तन मलते हुए बड़बड़ाती थी, बाप मरे पे भी लुगाया नहीं छोड़ी जाए हों, कसो जमानो आयो है। चूड़ियाँ खनकी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। दाखी भाई ही थी, सूखे कपड़ों का ढेर समेट रही थी। कंवर साहब गया काई, उसने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। तब नहीं गया साथे, अभी कुछ दिन मम्मी के पास रहूंगी। और ये सब, ये लोग तो कल परसों तक चले जाएंगे, छुट्टी खत्म हो रही है ना। उसने मुंह बिचका दिया। उसके मन का सारा अविश्वास, सारा तिरस्कार इस भंगिमा में प्रकट हो गया। शिशिर की गुनगुनी धूप में छत पर खड़ा रहना बड़ा सुखद लग रहा था, पर दाखी भाई का वाचाल साथ रसभंग करने वाला ही था। इसके लिए कोई भी समय निश्चित नहीं था, और कई बार वो मुझसे भी कुछ ना कुछ कहलवा ही लेती थी। और फिर देर तक मुझे डर लगा रहता कि किसी ने सुन ना लिया हो। नीचे कोई आया तो नहीं, मैंने जीने की ओर पैर बढ़ाते हुए पूछा। आया है नी, छोटी भाभी जी बैठी हैं बड़ा कमरा माँ। मेरा दिल बैठने सा लगा। इन दिनों आने वालों का तांता लगा हुआ था। हॉल तो कभी खाली ही नहीं रहता। पापा की लोकप्रियता का सजीव प्रमाण था ये। पहले पहल तो ढेर सारे लोग देखकर खुशी होती थी, लगता था इतने सारे लोग हमारे दुख में हिस्सा बटा रहे हैं। लेकिन अब तो दहशत सी होने लगी है। बार बार वही जुमले बोल सुनकर मुंह का स्वाद जाता रहा है, और प्रत्येक बार आगंतुक को रिपोर्ट सी देनी होती है। अजय कब आया, अभय कब आया, कितने दिन ठहरेंगे, शकुन क्यों नहीं आई, और फिर दीदी के विवाह की अप्रिय चर्चा। इन सब से बचने के लिए मैंने पिछले दरवाजे से जाना ही ठीक समझा। दबे पांव जीना उतरकर मैं बगीचे की ओर मुड़ गई। हॉल के नीचे से ही गुजर रही थी, तभी सुना छोटी भाभी नाटकीय शैली में बता रही थी। हाय, मैं तो इतनी घबरा गई थी। डेड बॉडी को लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था ना। ओ इट वॉज अ टेरिबल। इतनी कोफ्त हुआई, आखिर ये सब कितनी बार कहा जाएगा। और डेड बॉडी क्या रोज़ देखने की चीज़ है? कौन ऐसा अभागा होगा? सच तो ये है कि इस तरह की बातें कहने से दो काम सिद्ध होते हैं। एक तो अपनी नजाकत का बखान हो जाता है, दूसरे ये भी साबित हो जाता है कि पापा की मृत्यु के समय केवल यही लोग उपस्थित थे। और अगर थे भी तो आश्चर्य क्या है, आखिर नागदा से इंदौर की दूरी ही कितनी है। इन्हें तो समय पर पहुंचना ही था। लेकिन कितनी बार ये प्रसंग सुनाया जाएगा। यूं ही जलते भुनते मैंने पिछले दरवाजे से भीतर पैर दिया तो मसालों की सुगंध ने स्वागत किया। समझते देर नहीं लगी कि बुआ जी किचन में विराजमान हैं। आई हैं उसी दिन से उन्हें शिकायत है कि महाराज खाना ढंग से नहीं बनाता, इसलिए अक्सर कुछ ना कुछ अपनी पसंद का छौंक लेती हैं। आज तो बुआ जी बड़ी जल्दी खाना बन रहा है, मैंने एक कुर्सी खींचकर आसन जमाते हुए कहा। अरे आज गीता भवन जाऊंगी, महाराज बोला कि अच्छे प्रवचन हो रहे हैं वहाँ। और सुन तो, अजय कहाँ गया है? स्टेशन गए हैं इन्हें छोड़ने। बहू भी साथ गई है क्या? बड़ी देर से दिखाई नहीं दी। बुआ जी का दिमाग क्या है, पूरा हाजिरी रजिस्टर है। मैंने जवाब दिया तो बोली, अच्छा लगता है ये, लोग तुम्हारे दरवाजे मिलने आ रहे हैं और तुम मियाँ बीबी घूमने जा रहे हो। दरअसल उन्हें बच्चों के लिए कुछ। अरे वाह,
दुनिया तो बम्बई से सामान मंगाती है और ये यहाँ से ले जाएंगी। और बच्चों को साथ ले आती तो क्या छूट लग जाती? कोई बीए एमए की पढ़ाई थी जो मारी जाती? अरे बच्चों का दादा मरा था, कोई ऐरा गैरा नहीं था। हम भी तो अपने सुमा को लाए हैं कि नहीं? छोटी भाभी ने आग में घी छोड़ते हुए कहा। वे पता नहीं कब मेहमानों को विदा करके भीतर आ गई थीं। मैंने बेजार होकर मेज पर सिर रख दिया। शोक प्रदर्शन की जैसे होड़ सी लगी हुई थी और हर कोई दूसरे से बाजी मार ले जाना चाहता था। और जिस पर यह दुख का पहाड़ टूट पड़ा है उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। फूफा जी की मृत्यु पर मैं पापा के साथ बुलंदशहर गई थी, तब देखा था बुआ जी दिन भर निढाल पड़ी रहती और घर भर उनके आराम के लिए, सांत्वना के लिए खटता रहता। घर में 50 लोग आ जा रहे थे, उन्हें कोई होश नहीं था। कितने रिश्तेदार घर में जुट गए थे, कितने सारे लोगों के लिए रोज़ खाना बनता था, पर उन्हें कोई परेशान नहीं करता था। और यहाँ यहाँ तो सब जैसे मेहमानदारी के लिए आए हुए हैं। हर बात के लिए मम्मी के पास दौड़े जाएंगे। मम्मी जी मच्छरदानियाँ कहाँ रखी हैं? मम्मी जी गैस ख़त्म हो गई। मम्मी जी शाम को दूध कितना आएगा? मम्मी जी अमुक का फ़ोन नंबर क्या है? मम्मी सामान कौन सी दुकान से आएगा? एक नहीं 100 प्रश्न। अपनी जिम्मेवारी पर जैसे कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। और पत्थर में तराश सा चेहरा लिए मम्मी सबके जवाब दिए जाती हैं। ज़रूरत आ पड़े तो खुद भी 2-4 काम निपटाती रहती हैं। और ऐसे मौक़ों पर मुंह पर पल्लू की आड़ देकर बुआ जी फुसफुसाती रहती हैं। उसे क्यों दर्द आएगा भला? कौन फेरे पड़कर इस घर में आई है? जैसे दुख के लिए भी अग्नि नारायण की साक्षी बहुत ज़रूरी है। भला हो महाराज का जो बुआ जी को गीता भवन के प्रवचन सुनाने के लिए ले गया और हम लोगों को पहली बार कुछ प्राइवेसी मिली। देर रात तक हम लोग बैठे बतियाते रहे। पता नहीं कितने सालों बाद ये संयोग आया था। 10 बज चुके होंगे जब बड़े भैया बोले, एक एक कप कॉफ़ी हो जाती तो मज़ा आ जाता। मैंने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, पर दोनों भाभियाँ बुद्ध बनी बैठी रहीं। तब मैंने ही ये भार अपने ऊपर ले लिया और नीचे आ गई। मम्मी के कमरे की बत्ती जल रही थी। सोचा चलकर उनसे भी पूछ लूँ। मम्मी आप? मैंने कहा तो, पर शब्द तो जैसे मुंह में ही जम गए। उनकी छोटी सी राइटिंग मेज पर चिट्ठियां बिखरी पड़ी थीं और वे निर्निमेष सामने गुप्ता जी की कोठी की ओर देख रही थीं। एक उजड़ी हुई दुनिया उनके चेहरे पर प्रतिबिंबित हो उठी थी और मुझे एक ग्लानि कचोटने लगी कि इतनी देर तक किसी को भी उनका ध्यान ना आया। सहसा कुछ सम्मिलित ठाकों की आवाज़ सामने वाली कोठी से उभरी और कलेजे को चीरती चली गई। मम्मी ने भी दोनों हथेलियों से कान ढक लिए। तो क्या उन्हें भी उन ठहाकों में पापा की हंसी की अनुगूंज सुनाई दे गई थी? तैश में आकर मैंने इतनी जोर से खिड़की बंद की कि वे चौंक पड़ी। कौन है? बकुल? क्या ये लोग कुछ दिन तक खेल नहीं बंद कर सकते? मैंने गुस्से से उफनते हुए कहा। इतने दिनों बाद आज ही तो बैठे हैं बेचारे, उन्होंने शांत स्वर में कहा। दरअसल ये तो अपनी मोनोटोनी से, ऊब से भाग कर यहाँ आते हैं। ऐसा न करें तो अपने पेशे में ही दफन हो जाएंगे ये सब। मुझे इस वक्तव्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा, दरअसल आपसे पूछने आई थी, आप कॉफ़ी लेंगी? मैं सबके लिए बना रही हूँ। चलेगी। और हाँ, अपनी परम पूजनीय बुआ जी कहाँ हैं? बड़ी देर से उनकी गर्जना नहीं सुनाई दी। मुझे आश्चर्य होता है इतनी तीखी बात भी मम्मी कितने स्वाभाविक ढंग से कह जाती हैं। बुआ जी आज थोड़ा पुण्य संचय करने गई हैं। अच्छा, तब एक काम करो, सबकी कॉफ़ी यहीं ले आओ, कुछ ज़रूरी बातें करनी है। बुआ जी की अनुपस्थित का लाभ हर कोई उठाना चाहता है। मैंने सोचा और किचन का रुख किया। आप क्यों दिन भर इन चिट्ठियों में दिमाग खपाती हैं? एक अच्छा सा मैटर प्रिंट करवा लेते। बड़े भाई ने उस कॉफ़ी पार्टी का मौन तोड़ते हुए कहा। मेरे पास करने को अब है ही क्या? चिट्ठियाँ लिखते हुए कुछ समय तो कट जाएगा। मम्मी आप मेरे साथ चलिए ना, इतने दिनों से मन में घुमड़ती बात को मैं आज कह पाई। पगली, जाना ही होगा तो पहले अपने लड़कों के पास नहीं जाऊंगी? मम्मी ने अजीब से बुजुर्गाना अंदाज में कहा। श्योर श्योर, बड़े भैया बोल उठे और काफ़ी देर तक भाभी को इशारा करते रहे, पर जानबूझकर वे एक पत्रिका के पन्ने पलटती हुई उन्हें अनदेखा करती रहीं। बम्बई के अपने 2.5 कमरों वाले फ्लैट में शायद वे मम्मी को एडजस्ट नहीं कर पा रही थीं और छोटे भैया से ऐसी उम्मीद ही व्यर्थ थी। एक अजीब सी चुप्पी कमरे में फिर घिराई थी। मम्मी ने उसे तोड़ते हुए शुरुआत की। मैं ऊपर के मंजिल किराए पर देने की सोच रही हूँ। किराए पर? क्यों? इतने बड़े घर में मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी और मुझे पैसों की भी ज़रूरत है। एक अजीब सी शर्म से हम लोग भीतर ही भीतर सिकुड़ गए।
सचमुच मम्मी के हिस्से क्या आया था? सिर्फ ये मकान। पापा की पुस्तकों की रॉयल्टी भी थी, पर वो कितनी होगी? गंभीर, विद्वतापूर्ण, विवेचनात्मक पुस्तकें थी वे। उपन्यास तो थे नहीं कि हाथों हाथ बिक जाते। पापा ने अपनी सारी पुस्तकें कॉलेज को दे दी थीं। माँ के भारी भरकम गहने बहुओं में और मुझ में बट गए थे। थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, उसमें सबका हिस्सा था। और एक प्रोफेसर की कमाई होती ही कितनी है? मम्मी ने ठीक ही सोचा है, जीवन यापन के लिए कुछ तो चाहिए। मैं ये सोच रही थी कि यहाँ से जो सामान जिसे अच्छा लगता हो लेते जाओ, उतनी सी जगह में सारा सामान समाएगा नहीं, मम्मी शांत स्वर में कह रही थी। लेकिन मम्मी जी, इतनी देर बाद छोटी भाभी का मुंह खुला। सब लोग आ जाते हैं तो घर आज भी छोटा पड़ता है, फिर तो बहुत ही मुश्किल होगी। सब लोग कब कब आते हैं अणिमा? उनके सामने ही कितनी बार आए हो तुम लोग? मम्मी ने अपने उसी सहज स्वर में चोट की। छोटी भाभी का मुंह इतना सा निकल आया। एक बात और पूछनी थी, इस घर के प्रति तुम लोगों को कोई मोह तो नहीं है? क्या मतलब? मैं इसे शकुन के नाम कर जाना चाहती हूँ। स्तब्ध रह गए हम लोग। दीदी के नाम? क्यों? मम्मी को सबसे ज़्यादा तिरस्कार, उपेक्षा, अवज्ञा जिनसे मिली, उन्हीं के नाम इतना बड़ा दान? क्यों? सचमुच कहूँ तो मुझे कचोट सी हुई। मैं अपने को सबसे ज़्यादा मम्मी के निकट पाती थी। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है मम्मी, पर मैं नहीं सोचता दीदी अब लौटेंगी। वे तो वहीं सेटल हो चुकी हैं। बड़े भैया ने जैसे सबके मन की बात कह दी। ना आए तो ठीक ही है, वो जहाँ भी रहे सुख से रहे। लेकिन अगर किसी दिन लौटना भी चाहे तो यहाँ उसका ठिकाना तो होना चाहिए कि नहीं? अब तो क्या आएंगी, शादी भी हो गई है, बड़ी भाभी ने कहा। शादी हो गई है, इसी से तो चिंता हो रही है संध्या। वो भारत नहीं है, अमेरिका है। 2 बच्चों को जन्म देने के बाद भी जो पत्नी को तलाक दे सकता है, उसके साथ किस तरह से निश्चिंत हुआ जा सकता है? और शकुन किस मिट्टी की बनी है तुम लोग जानते तो हो। टकराहट से वो कब तक बच सकती है? और टकराव क्या एक ही स्तर पर है? देश का, धर्म का, उम्र का, संस्कार का किस किस अंतर को पाटना होगा वही जाने। और भगवान ना करे ब्रेकिंग पॉइंट अगर किसी दिन आ गया तो एक दिन भी वो वहाँ नहीं रह पाएगी। तब लौटने के लिए एक नीड़ तो चाहिए जहाँ वो अपना पराजित, अपमानित व्यक्तित्व तो लेकर जी सके। तुम क्या सोचते हो कि वो कभी यहाँ आश्रय की तलाश में आएगी? नहीं, कभी नहीं। यूं लूटी हुई, हारी हुई दीदी कभी हमारे पास नहीं आएगी। लेकिन इतनी गहराई में जाकर तो कभी सोचा ही न था। अपने में इतने डूबे रहे हम सब कि कुछ सोचने का अवकाश ही कहाँ। मम्मी आज बहुत भावुक हो रही थी। ऊपर जाते हुए बड़ी भाभी ने कहा, वे तो जैसे सैडिस्ट हो गई हैं। छोटे भैया ने अपना मत दिया। लगता है अपने बॉयफ्रेंड की वजह से कुछ अपसेट हैं। छोटी भाभी ने छीटा कसा तो मैं तमतमा उठी। कौन बॉयफ्रेंड? कैसी बातें करती हैं आप? भाई हम पर क्यों बिगड़ती हो? तुम्हारे भैया ही बता रहे थे। क्या बता रहे थे? अरे वो रणजीत खन्ना नहीं आया था सुबह, उसी के लिए कह रहा था। मम्मी का क्लासमेट था ना वो, छोटे भैया ने हंसते हुए कहा। आपको मालूम होना चाहिए भाई साहब कि क्लासमेट और बॉयफ्रेंड में बहुत अंतर होता है। और सुबह वो सिर्फ पापा के विद्यार्थी के नाते यहाँ आया था। यू शुड नो दैट। ओ द हेल विद हिम, उन्होंने कहा और भाभी की कमर में हाथ डालकर अपने कमरे में चले गए। गुस्से में उफनती हुई मैं कितनी ही देर तक छत पर खड़ी रही। कपा देने वाली ठंडी बयार का भी मुझे होश न रहा। आखिर इतना उबल पड़ने की क्या जरूरत थी? रजाई की गर्माहट से तादाद में स्थापित कर लेने के बाद मैंने ठंडे दिल से सोचा, इस कदर बुरा मान जाने जैसी तो कोई बात न थी। निश्चय ही रणजीत खन्ना महज एक क्लासमेट नहीं था। फिर मैं किसे डिफेंड कर रही थी? मम्मी को, रणजीत को या अपने को? सुबह उस शानदार एम्बेसडर से उसे उतरते हुए देखा था तो मन में वही पुराना पागलपन कौंध गया था। मक्खन का एक पहाड़ सा बन गई उसकी बीबी को देखकर वही ईर्ष्या, वही जलन जाग उठी थी। सिर से पांव तक वो श्वेत रंग में नहाई हुई थी और उसकी इस बेवक्त मैचिंग को लेकर भाभी लोग खूब हंसी थीं। लेकिन अवसाद से भरा मेरा मन उस प्रयास का भी मजा न ले सका था। बस कुड़ता ही रह गया था कि लाख बेवकूफ़ है तो क्या, आज उसकी पत्नी होने का गौरव तो है उसे। कैसी हो बकुल? उसने उसी स्नेह सिक्त स्वर में पूछा था। इस बार उसमें थोड़ा अवसाद का भी पुट था और मुझे लगा था कि मैं रो पड़ूंगी। मैं तो नहीं, पर मम्मी जरूर उसके सामने रो पड़ी थी। शायद पापा की मृत्यु के बाद वो पहली बार इस तरह खुलकर रोई थी। हम लोग विमूढ़ से देखते ही रह गए थे। नीरू, मम्मी का आवेग थोड़ा थमने पर रणजीत ने कहा था, तुम कुछ दिनों के लिए घर क्यों नहीं चली जाती?
तुम्हें भी राहत मिलेगी और भाई साहब भी खुश होंगे। जानती हो, तुम्हारे मना करने पर भी वो कितना महसूस कर गए हैं। अपना आंखों से भीगा चेहरा उठाकर मम्मी ने सूखे कंठ से कहा था, कुछ मंजिलें ऐसी होती हैं रणजीत, वहाँ से लौटने की राह नहीं होती। रात के घुप अंधेरे में ये बात एकदम बिजली की तरह कौंध गई। दीदी की बात कहते हुए मम्मी क्या अपना ही इतिहास नहीं दोहरा रही थी? दीदी की शादी तो महज एक अप्रिय घटना थी, पर मम्मी की शादी तो अपने साथ एक तूफान लाई थी। उम्र के इस पड़ाव पर खड़े होकर पता लगता है मम्मी ने कितना उपहास सहते हुए कदम उठाया था, कितना भरा पूरा ममता में परिवार पीछे छोड़कर आई थी, और स्वागत को थे चार चार जवान होते हुए बच्चे, जिनके हृदय में प्रतिहिंसा और विद्वेष से धधक रहे थे। और पाटने को कितनी खाइयाँ थीं, जाति की, भाषा की, संस्कारों की, और सबसे बढ़कर उम्र की। कैसे निभाया होगा उन्होंने ये सब? कैसे काटे होंगे ये लंबे 12 वर्ष? कैसे जीवित रख पाई अपनी अस्मिता, अपना अहम? मन एकदम पीछे दौड़ गया था। मई की उस बेफिक्र सुबह में हम चारों नाश्ते की मेज पर थे, पर रोज की तरह चीख पुकार, छीना झपटी, शोर शराबा कुछ नहीं हो रहा था। महाराज को अपनी शालीनता से चौंकाते हुए हम लोग चुपचाप और मुंह में ठूसे जा रहे थे। मेज के बीचों बीच पड़ा तार का गुलाबी कागज हम सबको मुंह चिढ़ा रहा था। नीरजा से शादी कर ली है, रविवार को पहुंचूंगा पापा। उस छोटे से वाक्य ने जैसे हम सबके मुंह के शब्द छीन लिए थे, और फिर एकाएक छोटे भैया मेज पर मुक्का मारकर चीखने लगे थे, मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा और बुढ़ऊ को शूट कर दूंगा। बकवास मत करो, बड़े भैया गुर्राए। मुझे तो पहले ही पता था, दीदी बोली। बकवास मत करो, बड़े भैया फिर गुर्राए। किसी को कुछ पता नहीं था, ये केवल सरप्राइज की तरह हुआ, ए हेटफुल सरप्राइज। बकुल तो बहुत खुश हो रही होगी, मोस्ट फेवरेट नीरू दीदी। क्या नीरू दीदी तुम्हारी फेवरेट नहीं थी? मैंने तड़प कर कहा, और सब एकदम चुप हो गए। मैंने झूठ नहीं कहा था। माँ के बिना भाई भाई करते हुए इस घर के लिए नीरू दीदी सचमुच वरदान थीं। हम सभी अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए उनका मुंह ताकते थे। बड़े भैया उनका बुना स्वेटर पहने बड़ी शान से कॉलेज जाते थे। कॉलेज से लौटकर छोटे भैया बड़ी शान से चाय नाश्ते की फरमाइश करते थे। मेरे लिए तो वे सबसे बड़ा आश्रय स्थान थी। माँ की याद जब असह्य हो उठती तब उन्हीं की गोद में मुँह छिपाकर रो लिया करती थी। इसके अतिरिक्त डिबेट्स के लिए पॉइंट्स तैयार करना, समारोह के लिए फैंसी ड्रेस चुनना, रविवार के दिन धुले हुए बालों को सुलझाना, सारे काम उन्हीं को सौंप कर मैं निश्चिंत हो जाती थी। दीदी के पास इन फालतू कामों के लिए वक्त कहाँ था? एक तो मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई, दूसरे किशोर भाई, बस उनका सारा समय इन्हीं में बीतता था। इसीलिए हर छोटी छोटी बात के लिए नीरू दीदी का सहारा लेना पड़ता था। इस सब के बावजूद उनका यूं अचानक माँ की जगह ले लेना किसी को अच्छा नहीं लगा, मुझे भी नहीं। टैक्सी रुकी तो हम लोग खिड़कियों से झांक झांक कर देखने लगे। अपना सूटकेस लेकर नीरू दीदी उतरी थीं अकेली। वे चटनी कलर की कामदार चंदेरी साड़ी पहने थीं। प्यारा सा खूब बड़ा सा जूड़ा बना हुआ था, माथे पर बड़ा सा गोल टीका था, और मांग में दब दब करती गाढ़ी सिंदूर की रेखा थी। नीरू दीदी एकदम अलग लग रही थीं और खूब अच्छी। हेलो एवरीबॉडी। कुछ ही पल में उनके अभ्यस्त चरण उन्हें डाइनिंग रूम के दरवाजे तक ले आए थे। दोनों भैया तो पता नहीं कब से खिसक गए थे, लेकिन दीदी अपनी नाराजगी का खुला प्रदर्शन करती हुई उनके सामने से निकल गईं। मुझे कुछ सूझ ही नहीं पड़ा, मैं वहीं कुर्सी से चिपकी बैठी रह गई। क्षण भर पहले खिले गुलाब सा लगने वाला उनका चेहरा एकदम मुरझा गया। पापा कहाँ हैं? बड़ी देर बाद मैंने पूछा। यूनिवर्सिटी गए हैं, डीन ऑफ फैकल्टीज़ की मीटिंग थी शायद, उन्होंने बुझी सी आवाज़ में कहा। इतना गुस्सा हुआ आया पापा पर, यहाँ परिस्थिति से जूझने के लिए उन्हें अकेले भेज दिया और खुद कायर की तरह यूनिवर्सिटी में जाकर दुबक गए। एकाएक मुझे उन पर ममता हो आई। अपनी कुर्सी खिसकाते हुए मैंने कहा, दीदी आप बैठिए ना, मैं भी चाय के लिए कहकर आती हूँ। लौट कर देखा नीरू दीदी टेबल पर सिर डाले चुपचाप बैठी हैं। आंखों में एक अजीब सा सूनापन घिर आया है। दीदी चाय लीजिए, नाश्ता अभी लेंगी या पापा के साथ? मैंने कुछ ना कुछ बोलते रहने की गरज से कहा। तार कब मिला? अभी अभी। बहुत नाराज हो ना तुम लोग? दीदी आप चाय ले लीजिए, ठंडी हो रही है। बकुल, इस बार उनकी आवाज़ खूब कांप रही थी। प्लीज़ मुझे मम्मी कह सकोगी? मैं स्तब्ध होकर देखती रह गई। औरों से तो कहने की हिम्मत नहीं है, पर तुम पर शायद थोड़ा अधिकार है।
इस औरत के साथ मैं इस घर में नहीं रह सकती। दीदी ने एक दिन अपना फैसला सुना दिया। उनकी इंटर्नशिप शुरू हो गई थी। हर महीने एक छोटी रकम उनके हाथ में आ रही थी, इसीलिए वे पापा से इस टोन में बात कर सकीं। ये तो अच्छा था कि नीरू दी, सॉरी मम्मी, वहाँ नहीं थी। वे बहुत कम ही नीचे उतरती। पापा भी ऊपर अपने कमरे में ही रहते। पहले की तरह वहाँ दौड़ दौड़ कर जाना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी ने मुझे ये बातें सिखलाई नहीं थी, पर पता नहीं क्यों अब इच्छा नहीं होती थी। पापा भी अब उतने अपने से नहीं लगते थे। दीदी के चले जाने के बाद एक दिन बड़े भैया ने अपने स्वर में कहा, पापा इस साल मेरा फाइनल है, सोचता हूँ हॉस्टल में रह जाऊँगा तो ठीक से पढ़ाई हो सकेगी। अच्छी बात है, पापा ने कहा। अभय तुम? हॉस्टल, छोटे भैया का दो टूक उत्तर था। मुझे डर हुआ अब शायद मुझसे पूछेंगे। दरअसल मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। घर से बाहर रहने का कभी अवसर नहीं आया था और घर भी अब पहले का सा नहीं लग रहा था। सब लोगों के चले जाने के बाद तो एकदम ही खाली खाली सा लगने लगा था। खाने की मेज पर हम तीनों ही होते। मेरा खूब लाड़ होता, पर मैं पहले की तरह चहकना ही भूल गई थी। घूमते जाते समय मम्मी पापा मुझे साथ ले जाते थे, पर हर बार अपनी उपस्थिति बहुत गैर जरूरी सी लग उठती थी और सारा उत्साह फीका पड़ जाता था। यूं भी घर से बाहर निकलना सुखद नहीं था। लोगों की आंखें और फुसफुसाहटें हमारा पीछा करती होती। छुट्टियां तो हम लोगों ने ताश कैरम के सहारे गुजार दी थी, लेकिन स्कूल कॉलेज खुलते ही हम लोग परेशान हो उठे। लड़कियां इतने ऊट पटांग प्रश्न पूछती, टीचर्स कुछ ऐसी नज़रों से मुझे देखती कि भाग जाने की इच्छा हो जाती। और जब ये बातें घर के भीतर ही पहुंचने लगीं तो अपमान और लज्जा के एक क्षण बहुत ही कठिन होते। मेरे कारण तो और भी ज़्यादा, और इसलिए एक सुबह मेरे लिए भी हॉस्टल का निर्णय ले लिया गया। दीदी हॉस्टल में मिलने आई थी। छूटते ही बोली, चलो ये भी अच्छा हुआ, सारी भीड़ छट गई, लोग बाग अब जी भर कर हनीमून मनाएंगे। सुनकर अच्छा नहीं लगा। कम से कम पापा का लिहाज तो जरूरी था, लेकिन इतना ऊंच नीच दीदी रानी कब सोचती थी। शुरू शुरू में तो हॉस्टल अच्छा नहीं लगा था। रविवार की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती। पापा लेने आते तो लगता पिंजरे से छूटकर भाग रही हूँ। घर का दिनों दिन निखरता रूप अच्छा लगता। बरामदे में खड़ी बाट जो होती मम्मी बहुत अपनी लगती। पर धीरे धीरे ये कार्यक्रम रूटीन बन गया और उसमें भी ऊब महसूस होने लगी। सहेलियों को छोड़कर घर के उस एकांत सुनसान में जाने से जी कतराने लगा। रविवार की छुट्टी बर्बाद करने की इच्छा नहीं होती। अच्छा हुआ मम्मी पापा जल्दी ही इसे समझ गए। वैसे भी इन्हें समझाने के 100 बहाने मेरे पास थे, कभी पढ़ाई का, कभी पिकनिक का, तो कभी पिक्चर का। उस दिन हम सबको स्कूल बस से पाताल पानी ले जाया गया था। फॉल के सिरे पर बस के रुकते ही हम लोग सब वहाँ कूद पड़े थे। एक होड़ सी थी, ऊबड़ खाबड़ सी पहाड़ी सीढ़ियों को लांघकर कौन सबसे पहले पानी के पास पहुँचेगा। मैं सबसे आ गई थी, क्योंकि बीसों बार देखी हुई जगह थी मेरी। लेकिन कुछ दूर जाकर ही मैं ठिठक गई। सामने कुछ दूर पर किशोर भाई अपनी मोटरसाइकिल लिए दोस्तों के साथ खड़े थे। जीजा जी, मैंने जोर से आवाज़ दी और दौड़कर उनके पास पहुंच गई। दीदी लोग डांटेंगे इसका भी ध्यान नहीं रहा। जीजा जी नमस्ते, मैंने खुशी से किलकारियां भरते हुए कहा। उन्होंने पलट कर देखा। चेहरे पर जैसे बर्फ जमी हुई थी। मेरा नाम जानती हो बकुल? बहुत ही सख्त स्वर में उन्होंने कहा। मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। मैं फटी फटी आंखों से देखती रह गई। पीछे से किसी ने पुकारा। तब जाकर होश आया कि मैं अपना ही तमाशा बना रही हूँ। किसी तरह चलकर अपने ग्रुप तक पहुँच पाई मैं। आउटिंग का सारा मूड तो हवा हो ही चुका था। उसके कई दिनों बाद दीदी से मुलाकात हो पाई थी। उन्हें देखते ही अपमान की कड़वी याद ताज़ा हो आई और मेरी आंखें डबडबा आई थीं। आपके किशोर भाई ने इतनी इंसल्ट की थी हमारी उस दिन, मैं अब कभी भी उनसे बात नहीं करूँगी, मैंने मुंह फुलाकर कहा था। मत करना, वो तुम्हें मनाने भी नहीं आएगा। दीदी का स्वर और चेहरा इतना रूखा था कि मैं सहम सी गई। और अब वो मेरा किशोर भी नहीं है। बड़ी देर बाद उन्होंने सपाट स्वर में कहा, क्यों? लेकिन प्रश्नों के उमड़ते सैलाब को मन ही में रोक लेना पड़ा। दीदी से कुछ पूछने का साहस नहीं था। और फिर कुछ दिन बाद तो वो बात भूल भी गई मैं। फिर पता नहीं कैसी छुट्टी थी, पर इतना याद है कि 2 दिन के लिए घर गई हुई थी। हॉस्टल की अनुशासनबद्ध जिंदगी के बाद 9 बजे तक बिस्तर में लेटना बड़ा प्यारा मालूम हो रहा था। नींद तो क्या आती, पर लिहाफ में लेटने का सुख छोड़ते नहीं बन रहा था। बकुल देख तो, पापा एकाएक मेरे कमरे में आए तो मैं चौंक पड़ी। एक अरसा हो गया था वे मेरे कमरे में नहीं आए थे। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। ये कार्ड देख, उन्होंने एक वेडिंग कार्ड मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा।
बचपन में बड़ा शौक था मुझे ग्रीटिंग कार्ड्स और वेडिंग कार्ड्स इकट्ठा करने का, पर अब वे बातें कितनी दूर की लगती थीं। हालांकि अभी मैं औरों के लिए स्कूल गर्ल ही थी। कितना प्यारा है ना। मैंने उस लंबे चौड़े कार्ड के सुनहले मखमली धरातल पर हाथ फेरते हुए जरी के धागे से खेलते हुए कहा। खोल कर तो देख, पापा ने कहा। मैंने खोला तो दो बड़े बड़े शब्द मेरी आंखों में चुभ गए, किशोर और भारती, जबकि कायदे से यहाँ दीदी का नाम होना था। ये कैसे हो सकता है? और इसके साथ ही मुझे दीदी से पिछली वाली मुलाकात याद हो आई। तैयार हो जा बकुल, शकुन के पास चलते हैं, पापा ने कहा और उठकर चले गए। मैं साथ जाकर क्या करूंगी, मैंने सोचा, पर शायद पापा अकेले जाना नहीं चाहते थे। मन ही मन दीदी से डरते थे शायद, और मम्मी के साथ जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। चले तो थे हम दीदी के हॉस्टल के लिए, लेकिन पापा ने जब स्कूटर वाले को राज मोहल्ले का पता दिया तो मैं चौंक पड़ी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? किशोर के यहाँ, पापा ने जवाब दिया। उनकी आवाज़ जैसे बहुत दूर से आ रही थी। राज मोहल्ले के उस आलीशान बंगले पर वैसी ही हलचल थी जैसी अक्सर शादी वाले घरों में हुआ करती थी। ढेर सारे लोग और ढेर सारा सामान इधर उधर बिखरा था। जज साहब हमें देखते ही इस कदर झेप गए कि ढंग से नमस्ते भी न करते बनी। लेकिन पता नहीं कहाँ से माताजी पहुँच गईं और उन्होंने मौके को बड़ी खूबसूरती से संभाल लिया। लंबी चौड़ी मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, आहा, डॉक्टर साहब आए हैं। कार्ड तो मिल गया होगा ना? मैंने कल ही पोस्ट करवाए हैं। जी मिल गया था, तभी तो हाजिर हुआ हूँ। क्या ये पापा ही बोल रहे थे? वो तो आपको आना ही था, घर के आदमी हैं आप। ये कौन? आपकी छोटी बेटी है ना? एकदम लंबी हो गई है, हूबहू अपनी माँ पर गई है। किशोर की शादी एकाएक तय हो गई और हमें पता भी न चला। बहुत ही सधे स्वर में कही गई इस बात से जज साहब सहम कर रह गए, पर माताजी बड़ी पुख्ता मिट्टी की बनी हुई थी। परेशान सी मुद्रा बनाकर बोली, अब आपको क्या बताऊं, लड़की वालों ने हमारी नाक में दम कर रखा है। पिछले 6-7 महीनों में तो ये हाल रहा कि सुबह एक आ रहा है तो शाम को दूसरा। किस किस को मना करें, और मना करने का कोई कारण भी तो हो। इन मसूरी वालों ने तो हद कर दी। लड़की यहाँ दिखाने ले आए और बोले पसंद हो तो बोलिए, हम शगुन करके ही जाएंगे। दरअसल उन्हें जरा जल्दी थी। दोनों बड़े लड़के इंग्लैंड में हैं, उनकी छुट्टियां खत्म होने को हैं। अब बताइए, बार बार इतनी दूर से आया जाता है कहीं? फिर हमने भी सोचा लड़की अच्छी है, घर भी अच्छा है, बेकार देर करने से क्या लाभ। एक बार लड़कों की उम्र निकल जाए तो फिर अच्छे संबंध भी नहीं आते। मेरा ख्याल था आप लोग शकुन के बारे में जानते होंगे, फर्स्ट ईयर से दोनों साथ हैं। पापा ने किसी तरह उनकी मेल ट्रेन को बीच में ही रोक कर कहा। यह तो को एजुकेशन का ज़माना है जी। जज साहब ने इतनी देर बाद मुंह खोला। फिर मेडिकल में तो ये लोग इतने फ्री होते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता। पापा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। माताजी फिर मौके की नज़ाकत को समझकर बोली, हाय डॉक्टर साहब, आप इतनी देर बाद आए हैं। कार्ड्स ना छपे होते तो मैं सगाई भी तोड़ देती। शकुन इस घर में आती तो मुझसे ज़्यादा खुश कौन होता। देखी भाली लड़की है, फिर घर में सभी उसे चाहते हैं। पर देखिए ना, इस तरह की कभी कोई बात ही नहीं उठी। किशोर भी अगर कभी कुछ कहता। किशोर ने भी कभी कुछ नहीं कहा। तब तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। और पापा एकदम उठकर चल दिए। चाय की प्यालियां और मिठाइयों की तश्तरियां मुंह चढ़ाती रह गईं। मैं अपनी शकुन के लिए ऐसा राजकुमार लाऊंगा कि ये लोग देखते रह जाएंगे। तांगे में बैठते हुए पापा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। उनके चेहरे पर करुणा, वात्सल्य और रोष का मिला जुला भाव था। बहुत दिनों बाद वे मुझे पहले वाले पापा लगे थे। पापा जो बच्चों को बेहद प्यार करते थे, खासकर दीदी को। पहली संतान होने के कारण उनकी सारी ममता, सारी आकांक्षाएं दीदी पर केंद्रित थीं। दीदी को लेकर अक्सर वे माँ से लड़ पड़ते थे। कहते, उसे परेशान मत किया करो, उसे तुम्हारी तरह चूल्हा चौका नहीं करना है जिंदगी भर। माँ भुनभुना कर चुप हो जाती, पर जब भी कोई बात पापा से मनवानी होती तो दीदी को ही आगे किया जाता। हम भाई बहनों को भी ये रहस्य ज्ञात था। घर में कोई भी नई चीज़ आती, उसके लिए दीदी की सिफारिश जरूरी थी। त्योहारों पर मिठाई भी बनती तो उनकी फरमाइश पर, छुट्टियों का प्रोग्राम भी बनता तो उनकी पसंद से। माँ की मृत्यु के बाद तो जैसे घर में उनका एक छत्र साम्राज्य हो गया था। मम्मी के घर में आते ही दीदी अपने उस सार्वभौम साम्राज्य को छोड़कर हॉस्टल के इस कमरे में आ गई थी। उनके प्रति अन्याय से क्षुब्ध, उनकी व्यथा से भीगे पापा जब उस कमरे तक पहुँचे तब वे सो रही थीं। आज हॉस्पिटल नहीं गई? मैंने पूछा। नहीं, आज छुट्टी थी। कमरे के बीचों बीच स्टूल पर रखा हुआ किशोर भाई की शादी का कार्ड देखकर
छुट्टी का कारण समझ में आ गया था और इस बेवक्त की नींद का भी। अलमारी में एक पत्रिका पड़ी थी, उसे लेकर मैं खिड़की पर जा बैठी। एक छोटी सी जगह में इससे दूर जाना संभव भी नहीं था। पापा ने जैसे प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। बड़ी देर बाद दीदी ने बस इतना ही कहा, उसकी इच्छा थी कि दूसरे वधू पिताओं की तरह आप भी थैली लेकर क्यों में खड़े हो जाते। किशोर की इच्छा थी? इच्छा शायद उसके माँ बाप की थी, पर उसने उसका विरोध भी नहीं किया था। इकलौता लड़का है ना, माँ बाप का मन कैसे तोड़ देता बेचारा। और इतनी सी बात के लिए तूने? बात छोटी थी पर अपमानजनक थी, मुझसे सहन नहीं हुआ। मुझसे एक बार कहना तो था पगली। किसी की बात सुनने की आपको फुर्सत ही कहाँ थी? दीदी ने जैसे पत्थर फेंक कर मारा। पत्रिका के पन्नों पर यूं ही घूमने वाली नज़रों को उठाकर मैंने देखा। वेदना से पापा का चेहरा काला पड़ गया था। मुझे भी बहुत बुरा लगा। बात चाहे सच ही हो, उसे क्या इस तरह मुंह पर फेंक कर मारना चाहिए? लेकिन सारा दुख, सारा अपमान पीकर भी पापा जी जान से दीदी के लिए वर खोजने में जुट गए थे। हायर सेकेंडरी की परीक्षा से निवृत्त होकर घर पहुंची थी तो पापा ने जन्म कुंडलियों की कॉपी करने का काम मुझे सौंप दिया था। रोज की डाक से कम एक पत्र तो ऐसा होता जिसमें किसी नए रिश्ते का पता ठिकाना होता या कोई फोटो या जन्म कुंडली होती। 10 नामों में 1-2 लड़के ऐसे निकलते जिन्हें दीदी के योग्य समझा जाता। उन लोगों के ही फोटो मंगाए जाते। मेरे जन्मदिन का बहाना लेकर उस दिन दीदी को घर बुला लिया गया था। खाना खाते हुए पापा बिल्कुल सहज स्वर में बोले, शाम को दोनों बहनें जाकर एक फ़ोटो खिंचवाना, यादगार रहेगी। स्टूडियो में मैंने मचलते हुए कहा था, दीदी एक फ़ोटो अपनी अलग से उतरवाइए ना। पापा ने सिखाकर भेजा होगा, क्यों? उन्होंने मुझे घूरते हुए पूछा। फिर हंस पड़ी और एक प्यारा सा पोज लेकर कैमरे के सामने बैठ गईं। अपनी इस सफलता पर मैं फूली न समाई थी। पापा ने भी मुझे खुश होकर शाबाशी दी थी। रात के खाने पर भी उनका मूड बहुत अच्छा रहा था। कई दिनों बाद उनके ठाके, उनके लतीफ़े सुनाई दे रहे थे। छोटे भैया ने तो कुटिलता से व्यंग भी किया, आज पापा को क्या हो गया है? उठते हुए पापा ने कहा, खाना खा लो तो 5 मिनट के लिए मेरे पास आना, जरूरी काम है। जी बहुत अच्छा। दीदी जैसे आज शालीनता की प्रतिमूर्ति बनी हुई थी। दीदी के पीछे पीछे दबे पांव मैं और छोटे भैया भी पहुंच गए थे और पर्दे की आड़ में सांस रोके खड़े रहे। पापा की मेज पर 5-6 फोटो पड़े हुए थे और पापा ब्यौरेवार सबका वर्णन कर रहे थे। अंत में बोले, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ कर मुझे बताना। छुट्टियां शुरू होते ही मैं इस मिशन पर निकल जाऊंगा। इस साल मुझे ये काम कर ही देना है। दीदी इतनी देर तक मूर्तिवत बैठी सुनती रहीं। उन्होंने एक नज़र भी उठाकर उन तस्वीरों पर नहीं डाली। पापा के चुप होते ही बोली, पापा इस जून में मैं कैलिफोर्निया जा रही हूँ। क्या? हम लोगों के मुंह से भी हठात निकल पड़ा और हम डर के मारे भाग खड़े हुए। किसी समय पापा का सबसे बड़ा सपना था दीदी को अमेरिका भेजने का। कर्ज लेकर भी वे अपनी जिद पूरी करते, पर दीदी ने जिस तरह अपने आप सब कुछ तैयार कर लिया था, उससे साफ जाहिर था कि पापा को उन्होंने फालतू सामान की तरह जीवन से अलग निकाल कर फेंक दिया था। इस धक्के से वे एकदम भीतर ही भीतर टूट गए थे, एकदम बूढ़े लगने लगे थे। इस परिवर्तन को अनदेखा करके दीदी अपनी ही तैयारियों में व्यस्त थीं। दिन भर शॉपिंग में निकल जाना, सुबह शाम मित्र परिवारों में, कभी कोई प्रोग्राम बनता, कभी कुछ। जाने से 8-10 दिन पहले बड़े भैया ही उन्हें घर लेवा लाए थे। पापा ने फिर कुछ नहीं कहा था, सब कुछ देखते रह गए थे। ये तो बाद में मेहता अंकल ने बताया था कि सिक्योरिटी का प्रबंध भी पापा ने ही किया था और रुपयों की व्यवस्था भी, पर दीदी के रवैये से डर कर उसे जाहिर नहीं किया था। और मम्मी, वे इन दिनों कहाँ थीं? घर के किसी कोने में जलने वाली अगरबत्ती की तरह चुपचाप अपने अस्तित्व की सुगंध बिखेर रही थीं, पर हम में से किसी को भी उनका ख्याल न था। इस तूफानी दौर में भी घर अपनी सामान्य गति से चल रहा था, इसका श्रेय उन्हीं को था। दिन भर वे किचन में व्यस्त रहती, क्योंकि घर पर दिन भर लोगों का आना जाना बना रहता था। इस आपाधापी के बीच भी उन्होंने दीदी के लिए एक शॉल काढ़ा था, एक कार्डिगन बुना था, प्यारी सी 2 साड़ियाँ भी वे दीदी के लिए लाई थी, पर एक छोटी सी थैंक यू के अतिरिक्त दीदी ने उसका कोई प्रतिदान नहीं दिया था। विदा वाले दिन स्टेशन पर बंधु बांधव, मित्र परिवारों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी थी। उतने ही समय में हर किसी से हंस बोल पाना बड़ा कठिन काम था, पर दीदी बड़ी चतुराई से, कौशल से ये कठिन काम अंजाम दे रही थीं। अपने गुरुजनों से, सहयोगियों से हमारा परिचय करवा रही थीं, किसी को पत्र लिखने का वचन दे रही थीं,
किसी को कोई वस्तु भेजने का वादा कर रही थी। अजीब सी गहमा गहमी थी वातावरण में। पापा मम्मी भीड़ से अलग थलग एक कोने में खड़े थे। सच तो ये है, उनके इस तरह दूर खड़े होने का भान भी नहीं था। गार्ड की सीटी होते ही दीदी को सबसे पहले याद आया। उन्होंने शीघ्रता से पापा के पैर छुए और मम्मी से कहा, अच्छा नीरू, बाय, और भीड़ को चीरती हुई कंपार्टमेंट तक पहुंच गईं। पापा के निशब्द आशीर्वाद उन तक पहुंचे भी या नहीं, कौन जाने। गाड़ी जब चली तब प्लेटफॉर्म पर कितने ही रुमाल लहरा रहे थे। मेरे हाथों में फूल मालाओं का ढेर था जो दीदी को पहनाई गई थी, और आंखों में आंसू। दोनों भैया दिल्ली तक दीदी के साथ गए थे। स्टेशन से भारी मन लिए हम तीनों ही लौट आए। घर जैसे काटने को दौड़ रहा था। पिछले 8-10 दिन तक जैसे ये शादी का घर बना हुआ था। सारी रौनक एक व्यक्ति के जाते ही विदा हो गई। दिन भर हम लोग अपने अपने कमरों में कैद रहे। कहीं जाने की, किसी से बात करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। रात को खाने की मेज पर ही हम लोग एकत्र हुए। उतनी बड़ी मेज पर हम तीनों, बस। पहला कौर लेते ही पापा ने कहा, सब्जी में नमक नहीं है क्या? मम्मी ने चक्कर देखा, ओह भूल गई शायद। ये क्या बेहूदगी है? पापा एकदम गर्म हो उठे। एक चीज़ ढंग से नहीं बना सकती तुम? जिस दिन महाराज नहीं हो उसी दिन खाना मिट्टी हो जाता है। किससे पूछकर छुट्टी दी थी तुमने उसे? मम्मी स्तब्ध होकर फटी फटी आंखों से उन्हें देखती रह गईं। ये शायद पहला अवसर था जब पापा ने मम्मी से इतनी कठोर बात कही थी। फिर तो जैसे ये सिलसिला सा चल पड़ा। दिन भर मेरा मन घबराया सा रहता कि पता नहीं कब किस बात पर पापा गर्म हो उठें। उनकी इस बमबारी के सम्मुख मम्मी निरीह लगती। कॉलेज के डिबेट्स में हमेशा इनाम जीतने वाली मम्मी पापा के उन तरखीन आरोपों का कोई उत्तर नहीं दे पाती थी, पर लगता था कोई चीज़ है जो धीरे धीरे उनके भीतर ढहती जा रही है। उनका चेहरा देखकर इसका एहसास होता था। कितने बदल गए थे पापा। अब तो ये बात कपोल कल्पना सी लगती थी कि इसी आदमी की पीठ पर मैंने कभी घुड़सवारी की है, कंधे पर चढ़कर अमरूद तोड़े हैं, गुड़िया के लिए या गुब्बारे के लिए जिद की है, और माँ की मृत्यु के बाद इसी गोद में विश्राम पाया है। छुट्टियां समाप्त हुईं और साथ ही मेरी परेशानी भी। कॉलेज की रंगीन दुनिया मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। बड़े भैया बम्बई की एक बड़ी कंपनी में चले गए थे और मेरे लिए अच्छा खासा जेब खर्च भेज देते थे। दीदी तो मेरे लिए उपहारों की वर्षा सी कर रही थी और मेरे पास इम्पोर्टेड कपड़ों, सेंट्स और कॉस्मेटिक्स का ढेर लग गया था। जब भी कोई उपहार आता मुझे बड़ा संकोच होता था। एक आध चीज़ मम्मी के लिए भेजती तो क्या हो जाता। पापा के लिए भी उन्होंने वहाँ से सिर्फ पहुँच के चिट्ठी ही लिखी थी, बस। बाकी तो हमारे पत्रों में प्रणाम भर रहता। बड़े भैया जरूर कभी कभार एक आध कार्ड पापा को डाल देते थे, पर अक्सर मेरे पत्र में ही 2-4 लाइनें उनके लिए लिख देते। बच्चों के साथ जैसे उनका संवाद टूट सा गया था। छोटे भैया कभी कभार दर्शन दे देते पैसों के लिए। पापा ना पिछला हिसाब पूछते न कारण पूछते, बस जो मांगते वो हाथ में रख देते। बाप बेटों में जैसे बस ज़रूरत भर का ही संबंध रह गया था। मेरी बहुत इच्छा थी हॉस्टल ज्वाइन करने की। 2 साल तक हॉस्टल में रहने के बाद घर पर अच्छा नहीं लगता था। फिर कॉलेज हॉस्टल का जीवन कुछ स्वच्छंदता से जीने की भी आशा थी। कम से कम स्कूल जैसी छोटी छोटी बंदिशें तो वहाँ नहीं होती। पर मम्मी ने मुझे रोक लिया। बोली, खाली घर काटने को दौड़ता है, तुम रहोगी तो कुछ रौनक रहेगी। मजबूरन मुझे रह जाना पड़ा। रौनक तो खैर मेरे बलबूते पर क्या होती, पर लगा मम्मी अकेलेपन से नहीं पापा से खौफ खाने लगी हैं। इसीलिए अपना मनोबल बनाए रखने के लिए मेरा सहारा लिया जा रहा है। दिन पर दिन इसी एक रास्ता में बीत रहे थे और महीनों की शक्ल में बदल रहे थे। सहसा एक दिन लगा कि इस मुर्दा माहौल में भी कुछ हलचल हो रही है, कुछ रौनक, कुछ गहमा गहमी हो रही थी। मालूम हुआ पापा की नई पुस्तक का विमोचन समारंभ है। खूबसूरत कार्ड्स छपकर आ गए थे जिन पर मोटे अक्षरों में पुस्तक का नाम चमक रहा था, वेदकालीन भारत की सांस्कृतिक संपदा। पापा की इससे पहले भी 2-3 पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं, पर उनके प्रकाशन समारोह की मुझे याद नहीं थी। शायद इतने बड़े पैमाने पर कुछ हुआ भी नहीं था। इस बार तो सचमुच एक उत्सव का सा वातावरण था। मैंने बड़े भैया को सूचित कर दिया था और उनका बधाई का तार भी ठीक समय पर पहुंच गया था। लेकिन छोटे भैया जानबूझकर टिंद फॉल्स देखने निकल गए थे। उनके जाने से वैसे कोई हानि भी नहीं हुई थी। पापा के ढेरों विद्यार्थी काम में जुट गए थे। बैठने की व्यवस्था से लेकर प्लेटें सजाने तक का काम उन्हीं लोगों ने किया था। शाम को मम्मी एक रेशमी बाती की साड़ी और ढीली सी चोटी डालकर बैठ गईं।
मैं इतना कहती रह गई, पर ना उन्होंने कपड़े बदले ना हेयर स्टाइल। बड़ी मुश्किल से जिद करके एक बड़ा सा पीला गुलाब उनके बालों में लगा पाई मैं, पर थोड़ी देर बाद देखा वो भी नदारद था। मुझे देखकर अपराधी भाव से बोली, ठीक से पिन नहीं किया था क्या, पता नहीं कहाँ गिर गया। मैं मुंह फुलाकर बैठ गई, पर उन्हें ऐसे ही अच्छा लगता है तो ठीक है, मुझे क्या गरज पड़ी है। पर गुस्से का उबाल धीरे धीरे कम होने लगा, तो जैसे इस विराग का कारण मेरी समझ में कुछ कुछ आने लगा। पिछले महीने वार्षिकोत्सव पर मम्मी पापा को मैं खींचकर कॉलेज ले गई थी। मुझे पुरस्कार मिलने थे, इसीलिए पापा मेरा अनुरोध टाल नहीं पाए थे। कॉलेज कैंपस में प्रवेश करते ही सहेलियों ने मुझे घेर लिया था। तेरी दीदी कब आई रे अमेरिका से, छुट्टी पर आई है या हमेशा के लिए आ गई है? धत पगली, ये तो उसकी मम्मी है, किसी ने बताया था। हाय मम्मी, वो चीखी थी। हाय राम, कितनी यंग लगती हैं। स्टेप मदर हैं, कोई फुसफुसाया था। सच्ची, कितनी स्वीट है ना। इस बातचीत से मैं संकोच से भर उठी थी। सचमुच मम्मी उस दिन बड़ी स्वीट लग रही थी। प्याजी रंग की बनारसी साड़ी में उनका गोरा रंग निखर आया था। मेरी जिद पर उन्होंने अपना बारीक मोतियों वाला सेट पहन लिया था। उनका सजा संवरा व्यक्तित्व देखने वालों को बांध ले रहा था, और उनकी तुलना में पापा एकदम बूढ़े लग रहे थे। पापा ने घर पहुंचते तक का भी सब्र नहीं किया। टैक्सी में बैठते ही बोले, कितना ज़्यादा मेकअप किया है तुमने आज, जरा सलीके से साज श्रृंगार किया करो, अब कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की तो नहीं हो। अंधेरे में मम्मी का चेहरा नहीं ठीक से देख पाई मैं, पर बार बार यही लगता रहा, पापा ये सब मेरे सामने ना कहते तो अच्छा था। उस प्रसंग को याद करके अपने ऊपर खींच उठी मैं। क्यों बार बार जिद करती हूँ मैं, जबकि मालूम है पापा को ये सब जरा भी अच्छा नहीं लगता। शाम से ही मेहमान जुड़ने लगे। प्रिंसिपल साहब थे, कुछ पापा के सहयोगी थे, कुछ मित्र थे, कुछ विद्यार्थी। 40-50 लोगों का मजमा था। छत पर ही सब लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिसे पापा के विद्यार्थियों ने दिन भर बैठकर सजाया था। प्रिंसिपल साहब की अध्यक्षता में समारोह प्रारंभ हुआ। धुआंधार भाषण हुए। मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, बस इतना समझ में आ रहा था कि पापा की तारीफ हो रही है, और अंत में पुस्तक का विमोचन प्रिंसिपल साहब के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। पापा ने वो प्रति बड़े ही विनय के साथ उन्हें भेंट की। ताली की गड़गड़ाहट से आकाश गूंज उठा। कुछ ही देर में पुस्तक की प्रतियां मेहमानों के हाथों में घूम रही थीं। 30 रुपये मूल्य की वो भारी भरकम पुस्तक थी, कई दुर्लभ चित्रों के साथ। पन्ने उलटते हुए मेरी दृष्टि समर्पण वाले पृष्ठ पर टिक गई। शीला को, जिसका स्नेह में सानिध्य मेरी प्रेरणा था, जिसकी पवित्र स्मृति मेरा संबल है। इतना गुस्सा आया, इस हिपोक्रेसी की भला क्या जरूरत थी। अपनी दिवंगत पत्नी के प्रेम का ढिंढोरा पीटना क्या इतना आवश्यक था। माँ का स्नेह में सानिध्य, वाह, कम से कम पुस्तकों के संबंध में तो माँ की भूमिका स्नेहमयी नहीं थी। पापा के पढ़ने वाले कमरे में वो बहुत कम जाती थीं। एक तो एकांत के लिए वो ऊपर बनवाया गया था, और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जीना भी बाहर की ओर से ही था। दिन भर अपने पढ़ने लिखने में ही व्यस्त रहने वाले पापा पर वे अक्सर खींच भी उठती थीं। घर चलाने का ठेका क्या मैंने अकेले ही ले रखा है? अपने विद्वान पति पर नाज उन्हें जरूर था। पापा का भाषण सुनने जरूर जाती और गंभीर मुद्रा बनाकर स्टेज पर बैठी रहती। मंत्र मुग्ध श्रोताओं को देखना उन्हें अच्छा लगता। इसी तरह पापा की पुस्तकों में लेखक की जगह छपा हुआ पति का नाम भर पढ़कर वो कृतार्थ हो जाती। उन्हें पढ़ने की कभी उन्होंने हिम्मत नहीं की। पापा को उनसे किस तरह की प्रेरणा मिलती थी वे ही जाने। लेकिन अगर ऐसा था तो पहले भी तो उनकी पुस्तकें निकली थीं, उनमें माँ को याद क्यों नहीं किया गया? या शायद उसके लिए स्वर्गीय की उपाधि जरूरी है? और माँ की पवित्र स्मृति? इतना बड़ा मजाक कैसे कर सके पापा? इतनी ही उस स्मृति में कशिश थी तो 4-4 बच्चों के होते हुए भी दूसरा विवाह कैसे कर सके वे, और वो भी अपने से 16 वर्ष छोटी अपनी विद्यार्थिनी के साथ। विवाह कैसी भी परिस्थिति में हुआ हो, पर मम्मी ने अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाया था। इस पुस्तक का असली श्रेय उन्हीं को जाता था। शादी से पहले और शादी के बाद भी इस पुस्तक पर उन्होंने अपार मेहनत की थी। लाइब्रेरी से पुस्तकें जुटाई थीं, रात रात भर जाग कर नोट्स तैयार किए थे, टाइपिस्ट के साथ घंटों दिमाग खपाया था, कई कई बार प्रूफ देखे थे, परंतु पूरी पुस्तक में उनका कहीं नाम भी न था। कृतज्ञता के 2 शब्दों की हकदार तो वो भी थीं। प्लेटें लगाते हुए मैंने कहा, मम्मी आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। कैसा अन्याय? समर्पण तो आपके नाम होना चाहिए था। इससे क्या फर्क पड़ता है, बड़ों का हक तो उन्हें देना ही चाहिए।
और काम सारा जो आपने किया है, तो क्या हुआ? काम तो मैंने विद्यार्थी की हैसियत से किया है। अब ये इतने लोग नहीं कर रहे हैं, बस मेरा भी अंशदान ऐसा ही है। और उन्होंने लिखा तो है, मेरे छात्रों ने मेरी बहुत सहायता दी है। मन हुआ जबरदस्ती इस औरत के दिल में झांक कर देखूं, क्या सचमुच ही कहीं जरा सी भी खरोच तक नहीं आई है। रणजीत से पहली भेंट इसी पार्टी में ही हुई थी। पापा ने ही परिचय करवाया था। बकुल, ये हैं रणजीत खन्ना, मेरे बहुत अच्छे विद्यार्थियों में से थे। अब आईएएस हैं और यहाँ डिप्टी कलेक्टर बनकर आए हैं। सर, आप कौन हैं? अरे, इसे नहीं पहचाना? ये अपनी बकुल है, उस समय बहुत छोटी रही होगी शायद। अच्छा बकुल जी, आप पढ़ती हैं कहाँ, किस ईयर में, क्या विषय हैं? वे प्रश्न पूछते रहे, मैं उत्तर देती रही, पर उस भव्य व्यक्तित्व के सम्मुख बार बार सिकुड़ी सिमटी जा रही थी। अच्छा तो बकुल जी, इजाज़त है। जाते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। तो मैं अभिभूत हो गई। पहली बार किसी ने मुझे इतना सम्मान दिया था। घर बार सभी के लिए मैं अब तक एक खिलंदड़ी बकुल ही थी। अच्छा नीरू, चलता हूँ, कभी घर पर आओ ना। तुम भी आना ना मिसेज को लेकर। आज ही ले आते तो परिचय हो जाता। आज तो वो बोर ही हो जाती, इसलिए नहीं लाया। किसी दिन जरूर लेकर आऊँगा। अच्छा। और हम सबको बड़ी अदा से नमस्कार करते हुए वे चले गए। आप जानती हैं इन्हें? मैंने मम्मी से पूछा। हाँ, हमारे पड़ोसी थे। बाद में बीए भी हम लोगों ने साथ ही किया, उन्होंने बतलाया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये सज्जन मम्मी के परिचित हैं। तब तो कई बार मुलाकात हो सकेगी। पापा के यूं तो ढेरों विद्यार्थी थे, पर अधिकतर बाहर से ही लौट जाते थे। घर का अनुशासन ही ऐसा था। कई अक्खड़ किस्म के लोग भाभी भाभी की रट लगाते हुए किचन तक पहुंच भी जाते थे, पर पापा को ये अच्छा नहीं लगता था। मम्मी को बाद में बहुत कुछ सुनना पड़ता था। माँ के ज़माने में जो बातें सहज स्वाभाविक थीं, अब एकदम वर्जित सी हो गई थीं। रणजीत के साथ ये मुश्किल नहीं थी। वे कई बार आए, कभी अकेले, कभी मिसेज को लेकर। उनकी गुड़िया सी खूबसूरत बीवी मुझे एकदम बेवकूफ़ सी लगती। बेबी, किचन, पिक्चर्स और नौकर, ये चार उनके प्रिय विषय थे। शेष समय वो चुप बैठी रहती। बोलने बतियाने का सारा जिम्मा मैं ले लेती। मम्मी तो अक्सर चाय वाय लगवाती रहती। पापा कॉलेज से लौटकर सहज भाव से पूछते, रणजीत आया था शायद आज? मैं भी उसी सहज भाव से उत्तर दे देती। पर कुछ दिनों बाद मुझे उन प्रश्नों में जासूसी की गंध आने लगी। शायद मेरे मन का चोर ही मुझे डरा देता था। एक दिन तो हद ही हो गई थी। पापा ने लौटते ही अजीब से स्वर में पूछा, रणजीत फिर आया था आज? नहीं तो। फिर ये सिगरेट कैसी पड़ी हुई है यहाँ? मुझे क्या पता। मक्कार लड़की झूठ बोलती है। और पापा ने तड़ से एक तमाचा जड़ दिया मुझे। पल भर को तो मैं काठ होकर रह गई। आंसू तक सूख गए मेरे। मेरी याद में पहली बार पापा ने मुझ पर हाथ उठाया था, और वो भी बिना किसी कारण के। और तभी किचन से मम्मी दौड़ी आई। क्या पूछना है मुझसे पूछिए, उसे क्यों परेशान कर रहे हैं? बेचारी अभी अभी कॉलेज से लौटी है। पापा चुप। रणजीत के बारे में पूछना है ना? हाँ, वो आया था। ये जरा सी बात जानने के लिए इतने घुमावदार रास्ते से जाने की जरूरत नहीं है। मुझसे पूछ लिया होता। और इतनी बड़ी लड़की पर हाथ उठाते शर्म आनी चाहिए आपको। बड़े कल्चर्ड बनते हैं। और मम्मी जिस तरह आई थी उसी तरह झमाझम भीतर चली गई। पापा हतप्रभ से खड़े रह गए। शायद मेरी तरह वे मम्मी के स्वरूप को देखकर सहम गए थे। रणजीत बेचारे को तो पता ही नहीं था कि उन्हें लेकर इस तरह का कोई कांड हो गया है। वे पहले की तरह आते रहे। अक्सर दफ्तर से सीधे ही आ जाते, क्योंकि बाद में आने का मतलब होता बीबी को भी साथ लाना। उस दिन के बाद मैंने उनके सामने पड़ने की हिम्मत नहीं की। एक निरर्थक सी ग्लानि मन में भर गई थी। पर जब भी उनके मोटर का हॉर्न सुनती तो अपना कमरा छोड़कर ऐसी जगह जाकर बैठ जाती जहां उनकी आवाज़ सुनाई देती रहे और एकाध झलक भी मिलती रहे। एक अजीब सा पागलपन सवार था मुझ पर। दिन भर नीरज की कविताएं पढ़ा करती, तलत की गज़लों में खोई रहती। गुनाहों का देवता तो पता नहीं कितनी बार पढ़ गई थी मैं। जब श्रीमती रणजीत भी साथ होती तो मुझे पर्दे से बाहर आना ही पड़ता। वे अक्सर गाने की फरमाइश कर बैठती, क्योंकि बातचीत में तो उन्हें रस नहीं आता था। जब मैं लता की भाव प्रवण आवाज़ की नकल उतारते हुए ऐसे गीत चुन लेती जो मेरी मनोदशा को व्यक्त कर सकें, जैसे तू प्यार करे या ठुकराए, हम तो हैं तेरे दीवानों में, या हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ आराम कहाँ, या हाले दिल इस तरह सुनाया न गया, आदि। मार्च का महीना था।
परीक्षा की तैयारियों के लिए छुट्टियां हो चुकी थी। पुस्तकों का अंबार सामने रखकर मैं बीए फाइनल की परीक्षा में व्यस्त थी। तभी उस परिचित हॉर्न को सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। कैलेंडर पर नज़र दौड़ाई तो पता चला आज दूसरा शनिवार है। तभी श्रीमान दोपहर में पधारे हैं। छुट्टी है तब तो जरूर मिसेस साथ में होंगी। पढ़ाई वढ़ाई को गोली मारकर मैं डाइनिंग रूम में अपनी परिचित कुर्सी पर बैठकर आहट लेने लगी। बड़ी देर तक मिसेस रणजीत की पतली तीखी आवाज़ की प्रतीक्षा करती रही, पर विश्वास हो गया कि वे अकेले ही आए हैं। मतलब मेरे बाहर जाने का कोई उपाय नहीं था। मन मार कर बैठी रही। रणजीत कह रहे थे, तुम जानती हो नीरू, मैं यहाँ क्यों आता हूँ? अपनी रूटीन लाइफ से जब ऊब जाता हूँ तब यहाँ आकर कुछ देर को फ्रेश हो लेता हूँ, बस। वो तो ठीक है जीतू, लेकिन लेकिन क्या? क्या सर ऐतराज़ करते हैं? सिर्फ उन्हीं के ऐतराज़ की बात होती तो मैं तुमसे कहती भी नहीं। फिर जीतू, मुझे डर लगता है। मेरा मतलब बकुल के लिए डर लगता है। बकुल? माय गॉड, बकुल ने क्या किया? वो तो बड़ी प्यारी लड़की है। वो लड़की तुम्हारे पीछे पागल हुई जा रही है और उसे रोकने का कोई उपाय मेरे पास नहीं है। लेकिन वो तो जानती है मैं शादीशुदा हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? भावनाओं का जार उठता है तब ये छोटी मोटी बातें तिनके की तरह पता नहीं कहाँ बह जाती हैं। भावुक लड़कियों के साथ यही तो ट्रेजेडी होती है। बकुल जिस वातावरण में पल रही है उसमें तो ये आवेग खतरे की सीमा तक पहुंच सकता है। ये तो गनीमत है कि सामने तुम जैसी शख्सियत है, नहीं तो ड्राइवर, माली, रसोइया, प्रेम, फिर पात्र कुपात्र कुछ भी नहीं देखता। छी नीरू, कैसी बातें कर रही हो आज? इससे अधिक सुनना मेरे लिए भी वश में नहीं था। हाँफते कदमों से आकर अपने बिस्तर पर पड़ी रही मैं। सामने दीवार पर माँ का बड़ा सा चित्र लगा था। आज माँ होती तब भी शायद इतनी बारीकी से मेरा मन नहीं पढ़ पाती। माँ के विचारों की दुनिया भी उन्हीं की तरह सीधी सरल थी। बकुल आई माँ, और एकदम याद आया, माँ अब कहाँ है? ये तो मम्मी की आवाज़ है। ड्राइंग रूम के दरवाजे में खड़े होकर पूछा, मुझे बुलाया मम्मी? हाँ, महाराज शायद आया नहीं अब तक। कॉफ़ी बना सकोगी 2 कप? जी। बकुल, मैं जाने लगी तो रणजीत ने रोक लिया। बकुल, तुम इन्हें मम्मी क्यों कहती हो? माँ कहा करो, ज़्यादा नेचुरल लगता है। अभी तुमने पुकारा था ना। नहीं नहीं, मम्मी ही ठीक है। मम्मी की आवाज़ में अनावश्यक तलखी थी। किचन की ओर जाते हुए मैंने सुना वे कह रहे थे, नीरू, मैं सोचता हूँ बच्चे तुमसे माँ कहेंगे तो ज़्यादा इंटीमेट हो सकेंगे। जस्ट ट्राई। नो। लेकिन क्यों? मैं इन बच्चों की माँ बनकर इस घर में नहीं आई हूँ। तो इनके पिता के रंग महल में एक बौद्धिक कक्ष खाली था। मेरी नियुक्ति वहीं हुई है। नीरू, इसका मतलब है तुम खुश नहीं हो? मैं दुखी भी नहीं हूँ, परेशान मत हो। कॉलेज से लौटकर देखा छोटे भैया बरामदे में विराजमान हैं। अरे आप कब आए नागदा से? सुबह 8 बजे। एकदम आ गए, कोई सूचना भी नहीं दी? दरअसल खुशी के मारे मुझसे बोलते ही नहीं बन रहा था। सूचना देता तो तुम लिवाने आती स्टेशन पर। उन्होंने चुटकी ली। अच्छा बताइए कैसे आए हैं? बस ऐसे ही, नहीं तो यहाँ कौन हमारी अम्मा बैठी हैं जो तीज त्योहार पर बुला भेजेंगी। इसीलिए जब मर्जी हुई चला आया। मैं तो बैठी हूँ अभी। फिर राखी पर क्यों नहीं आए? मेरा एक साड़ी का नुकसान हो गया। अब ले लेना बस। चल ला दिखा तो क्या क्या पढ़ती है। और मेरे हाथ से चिंतामणि और घनानंद लेकर देर तक इधर उधर पलटते रहे। फिर एकाएक बोले, अच्छा बकुल, ये तो बता मौसम का क्या हाल चाल है? मौसम? मैंने सोचने की सी मुद्रा बनाई। तापमान साधारण से कुछ ज़्यादा ही रहता है। अक्सर धूल भरी आंधियाँ चलती रहती हैं और कोई ताज्जुब नहीं शाम को गरज के साथ छींटे भी पड़े। तब तो बड़ी मुश्किल है। उन्होंने भी बड़ी गंभीर मुद्रा बनाकर कहा और हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। हंसने का दौर समाप्त होने पर मैंने कहा, आपको मौसम की चिंता क्यों होने लगी? अब तो भगवान की दया से आपकी जेब भारी है। पैसों की बात नहीं है पगली। फिर दरअसल मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी? मैं चीखी। अभी से? अभी से क्या मतलब? मैं 23 का हो चुका हूँ। उन्होंने इस अंदाज में कहा जैसे 40 पार कर गए हों। पर बाबा, अभी आपकी लाइन क्लियर कहाँ है? अभी तो बड़े भैया बैठे हैं। बैठने को तो दीदी भी बैठी हैं। इन लोगों के भरोसे रह गया तो जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा। ऐसी भी क्या बेसब्री है? भला बताइए, आप वहाँ नौकरी करने गए थे या प्रेम करने? मैंने कहा, लेकिन उनकी सिफारिश करना मंजूर कर लिया क्योंकि वे वाकई सीरियस लग रहे थे। मेरे आश्वासन से निश्चिंत होकर वे मित्रों से मिलने चल दिए। जिम्मेदारी ले तो ली बड़े मज़े से, पर बाद में खुद ही डरने लगी कि ये विषय घर में उठाऊंगी कैसे।
मौसम के बारे में मैंने मजाक नहीं किया था। वातावरण सचमुच घर का इसी तरह का हो गया था। कल शाम से तो मैं सहमी सहमी सी ही थी, पता नहीं कब विस्फोट हो जाए। मम्मी 4-5 दिनों से एक टाइपिस्ट की प्रतीक्षा में थीं। यह लड़का उनके पिताजी के ड्राइवर का पुत्र था। वे मदद के रूप में उसे कुछ काम देना चाहती थीं। सारी बातें तय हो गई थीं और वो भला आदमी गोल कर गया था। कल जब हम लोग पिक्चर देखकर लौट रहे थे तो यशवंत के फाटक पर ही वो मिल गया। मम्मी तो उसे देखते ही बरस पड़ी। वो बड़ी कठिनाई से समझा पाया कि वो तो आया था पर साहब ने उसे लौटा दिया था। सुनकर मम्मी का चेहरा तमतमाया था। सारे रास्ते मुझे डर लगा रहा, कहीं आज कुछ होकर रहेगा। ईश्वर की कृपा से कुछ हुआ तो नहीं, पर वातावरण में कुछ तनाव सा जरूर था। फिर भी साहस करके मैंने खाने की मेज पर वो बात छेड़ी थी। छोटे भैया जानबूझकर बाहर ही रह गए थे। सुनो, ये फ़ोटो देखा तुमने? बड़ी देर तक उस फोटो का निरीक्षण करने के बाद पापा ने उसे मम्मी की तरफ बढ़ा दिया था। अभय इस लड़की से शादी करना चाहता है, कैसी है? आप लोगों को पसंद आनी चाहिए, मेरा क्या है, मम्मी ने बेरुखी से कहा। वाह भाई, तुम्हारा भी तो हक है। मेरा हक? मम्मी ने कड़वे स्वर में कहा। अपनी पसंद का टाइपिस्ट तक तो मैं रख नहीं सकती, आपके बेटे के लिए बहू पसंद करना तो बहुत बड़ी बात है। अब ये बात कहाँ की कहाँ ले जा रही हो तुम? क्यों, मेरे अधिकार की बात नहीं हो रही थी क्या? मम्मी ने सीधा प्रश्न किया। पापा परेशान उठे, थके स्वर में बोले, मुसीबत तो ये है नीरू की तुम ऐसे आदमी इकट्ठा कर लेती हो जो मेरी रुचि से मेल नहीं खाते। नहीं, मुसीबत तो ये है, बल्कि हकीकत ये है कि आप नहीं चाहते कि मेरी थीसिस कभी पूरी हो। पिछले 4-5 सालों से मैं यही देख रही हूँ। क्या बकती हो? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। आप चाहते हैं कि बस मैं आपकी सेक्रेटरी बनी रहूँ, आपके पत्रों का, पुस्तकों का, धोबी का, दूध वाले का हिसाब रखती फिरूँ। तुम कोई एहसान नहीं कर रही मुझ पर। दुनिया की आम औरतें घर में यही सब कुछ करती हैं, लेकिन मैं तो आम औरतों की तरह नहीं हूँ। इसीलिए तो लीक से हटकर चली हूँ, नहीं तो आम औरतों वाला रास्ता मेरे लिए भी खुला था। पछता रही हो अब? अच्छा हुआ मम्मी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया और वहीं पटाक्षेप हो गया। नहीं तो मेरी तो मुसीबत आ गई थी। उन दोनों को तो मेरी उपस्थिति का होश ही नहीं था और मुझसे ना उठते बन रहा था ना बैठते अच्छा लग रहा था। शाम को छोटे भैया ने उत्सुकता से पूछा था तो मैंने मुस्कुराकर छोटा सा जवाब दे दिया था, थोड़ा तो धीरज रखो बाबा, आज तो अर्जी पेश हुई है। छोटे भैया खिसियाई सी मुस्कुराहट के साथ बोले, उसके माँ बाप बड़े घोचू किस्म के हैं इसलिए, नहीं तो मैं सीधे कोर्ट में शादी करता और यहाँ तार से खबर भेज देता, बस, नो फॉर्मेलिटी। छोटे भैया ऐसा कर भी लेते तो किसी को आश्चर्य नहीं होता। पापा पता नहीं कब जाकर मेरठ से बुआ जी को लेवा लाए और घर में शादी ब्याह की चर्चाएं जोर शोर से चल पड़ी। पापा की बातों से लगा कि इस बार वे दोनों लड़कों की शादी करके रहेंगे। छोटे भैया की तो चिंता नहीं थी, लेकिन बड़े भैया के लिए तो बहू की तलाश अभी बाकी थी। बुआ जी माला फेरते हुए मुझसे कहती, अरे तेरा बाप मेरे पास आया और बोला अजय के लिए एक आध अच्छी सी लड़की देखनी है। तो सुन लो, लड़कियां क्या बाजार में मिलती हैं? अरे तुम 4 लोगों में उठो बैठोगे नहीं, बेटों की बात नहीं करोगे तो कौन जानेगा कि तुम्हारे यहाँ ब्याहने को लड़के बैठे हैं। कभी रसोई में बैठकर महाराज से दुख सुख की चर्चा चलाते हुए कहती, भैया रे पेट जाए की तो ममता ही कुछ और होती है। अब इन बच्चों की माँ होती तो बताओ क्या अब तक कुंवारे बैठे रहते ये? वो लड़की क्या मेम बनकर बिलायत चली जाती? कभी पापा जी शेव करते होते और वहीं बैठकर छालियां कतरती हुई बुआ जी कहती, बिसन रे, मेरी मानो तो इस छोकरी को भी लगे हाथ निपटा ही दे। आजकल की लड़कियों का कोई ठिकाना है, कब किसका हाथ पकड़ कर चल दें, और फिर तेरे यहाँ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। इन वाक्यों में व्यंग की दोहरी बार मम्मी पर होती, लेकिन वे किसी बात का उत्तर नहीं देती, चुपचाप अपना काम करती रहती या कमरे में बैठकर किताबें पढ़ती रहती। बुआ जी के आ जाने से रसोई का क्षेत्र उनके लिए निषिद्ध हो चुका था। उन्हें इस बात का बुरा लगा भी हो तो उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। बुआ जी की गोलाबारी अक्सर चलती ही रहती, पर यह तो मानना होगा कि जिस कार्य विशेष के लिए उन्हें लाया गया था उसमें वो सिद्धहस्त थी। महीने भर के अंदर ही दूर दराज से वधू पिताओं की चिट्ठियाँ, फोटो और कुंडलियाँ आने लगीं। बुआ जी के नातेदार रिश्तेदारों का जाल भारतीय रेलवे की तरह पूरे देश में फैला था शायद। उनकी प्रसारण व्यवस्था भी बहुत बढ़िया ज्ञात होती थी।
तभी तो सब लोग जान गए थे कि उनके विद्वान प्रोफेसर भाई का सुंदर सुदृढ़ 1,000 रुपये महीना पाने वाला इंजीनियर बेटा शादी के योग्य हो गया है। मुझसे ही उन्होंने बड़े भैया को पत्र लिखवाया कि फौरन 1 महीने की छुट्टी लेकर आ जाओ, ना नुकुर करने की गुंजाइश नहीं है। तुम्हारी वजह से छोटे की शादी रुकी हुई है। और आश्चर्य की बात, बड़े भैया सचमुच छुट्टी लेकर आ गए। विजय गर्व से उल्लसित होती हुई बुआ जी बोली, देखो आ गया ना राह पर। अब कोई लड़का तुमसे खुद आकर कहेगा कि मेरी शादी करो। बुआ जी के भाषणों का एलपी दिन भर चलता रहता। मुझे लगता कि किसी दिन मैं पागल हो जाऊंगी। एक दिन मम्मी से मैंने कहा तो सूखी हंसी के साथ बोली, मेरे बारे में कभी सोचा है? और तब लगा सचमुच अगर पागल होने की नौबत आई तो मम्मी की। कितना सुनाया जाता है दिन भर उन्हें। कभी उनकी कोर्ट मैरिज का मखौल उड़ाया जाता है, कभी माँ के रूप रंग आचार व्यवहार से उनकी तुलना की जाती है। नौकरों चाकरों का, हम बच्चों का कोई लिहाज नहीं बरता जाता। उनकी सूनी कोख पर भी एकाध उसास भरा वाक्य कहा ही जाता है, जैसे भगवान क्या दिया इसके भी एकाध हो जाता तो गृहस्थी में मन भी लगता। अब तो क्या है, जैसे होटल वैसे घर। 10-20 लड़कियों को देखने सुनने के बाद एक रिश्ता सर्वानुमत से पास हो गया। लड़की वाले पूना से लड़की लेकर आए थे। उन लोगों की भी इच्छा थी और बुआ जी ने भी राय दी कि दिन अच्छा है, लड़का अगर राजी हो तो शगुन हो ही जाए तो अच्छा है। उन्हें तो उन दिनों वीटो पावर थी। फौरन पापा में बाजार दौड़े गए। एक बनारसी साड़ी, एक अंगूठी, मिठाई, नारियल, फल फूल सब कुछ लाया गया। सब चीज़ों को देख परख कर बुआ जी ने एक थाली में सजा दिया। पास पड़ोस के 2-4 लोगों को जल्दी से कहलवाया गया। सारी तैयारी होने के बाद बुआ जी ने मम्मी से कहा, बहू 4 बजे के बाद मुहूर्त अच्छा नहीं, लोग बाग आएंगे, जब आते रहेंगे तू लड़की की गोद भर दे झटपट। आज्ञाकारी बहू की तरह मम्मी ने थाली की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि जैसे कुछ याद करके बुआ जी बोली, बकुल पड़ोस से मथुराइन को टेर लेना जरा। क्यों? पहले पहल खौल भरी जा रही है ना, किसी लड़कौड़ी के हाथ से होती तो ठीक था। जैसे बिजली का करंट छू जाए, मम्मी ने हाथ थाली से खींच लिया। हम सभी सन्नाटे में आ गए थे। एकाएक बड़े भैया गरजे, बुआ जी आज आपने कह दिया सो ठीक है, भविष्य में कभी इस तरह की बातें करेंगी तो इस घर में आपका निभाव नहीं हो सकेगा। हम सब सन्न रह गए। महाप्रतापी बुआ जी का अपमान, और वो भी परम संत बड़े भैया के द्वारा। बुआ जी को संभलने का मौका दिए बिना ही वे बोले, इतना शास्त्र पुराण पढ़ती हैं आप, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों के होते हुए मम्मी को इतनी बड़ी गाली आप नहीं दे सकती। भैया ने मम्मी कहा था, उन्हें पहली बार ये संबोधन करते हुए सुना था। काश मम्मी ने भी ये सब कुछ सुना होता, लेकिन वे तो पता नहीं कब कमरे से बाहर चली गई थी। ड्राइंग रूम में लड़की वाले बैठे हुए थे और भीतर ये नाटक हो रहा था। बड़े भैया ने निर्णय के स्वर में कहा, मैं मम्मी को लेने जा रहा हूँ, अगर उन्हें मना सका तो ठीक है, नहीं तो इन लोगों को लौटा दीजिए, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। और दरवाजे तक जाते हुए फिर ठिठक गए। इस बार अपनी रोष भरी आंखें पापा जी की ओर उठाते हुए बोले, पूजनीय पापा जी, माँ की मृत्यु को 3 साल भी ना हो पाए थे कि आप अपनी ही एक छात्रा से ब्याह रचा बैठे थे, लेकिन उस दिन भी आपसे इतनी नफरत नहीं हुई थी जितनी आज हुई है। बुआ जी ने इतनी बड़ी बात कह दी और आप चुप खड़े सुनते रहे, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी ये संतानहीन जीवन बिताने पर विवश होना पड़ा है मम्मी को। क्या शादी से पहले उन्हें ये बात पता थी, या प्रेम के ज्वार में उस समय सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगा था? 4 बच्चों के बाद पापा का मन भर जाना तो स्वाभाविक था, पर क्या मम्मी के मन में कभी ममता का सैलाब नहीं उमड़ा होगा? तब किस पर बरसाया होगा उन्होंने अपना प्यार दुलार? कभी तो तिरस्कार उपजा होगा उस पुरुष के प्रति जिसने उन्हें नारीत्व के इस गौरव से वंचित रखा था। एकाध बच्चा सचमुच अगर होता तो आज उनका जीवन यूं लक्ष्यहीन नाव की तरह लड़खड़ाता नहीं लगता। उनके एकाकीपन को बांटने वाला कोई होता तो शायद हम लोग भी स्वस्थ मन से घर में लौट सकते थे। सुबह उठकर यही सब मेरे मन में आ रहा था। दोनों भैया अपना सामान बांध चुके थे। मम्मी के आदेश को सिर माथे रखकर दोनों भाभियां ले जाने योग्य सामान छाट रही थीं। बुआ जी भी 2-4 चीज़ें अपने परम प्रिय भाई की याद में लिए जा रही थीं। बकुल तुम नहीं देख रही अपने लिए कुछ? मम्मी ने कहा। अभी से क्या करूँगी, अभी तो 15 दिन पड़े हैं जाने में, मैंने कहा। लेकिन तब सिर्फ तलछट ही हाथ आएगी, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। वे चुपचाप बैठी दोनों बहुओं की कुशलता देख रही थीं।
कितनी चीज़ें पैक की जा चुकी थीं। पति देवता के डर से जो चीज़ें साथ नहीं जा रही थीं उन पर रिजर्वेशन स्लिप लगा कर रखा जा रहा था ताकि अगली ट्रिप में आसानी हो। मैंने हंसकर कहा, मम्मी इस स्पीड से अगर हम लोग घर को खरोचना शुरू कर देंगे तो कुछ दिनों बाद आपके पास यादगार के तौर पर सिर्फ दीवारें ही रह जाएंगी। मेरी चिंता मत कर रे, मेरे पास इतनी यादें हैं कि ऐसी ऐसी दो दो जिंदगियां बसर हो सकती हैं। मैंने गौर से देखा। समझ में ही नहीं आया कि ये कथ्य विगत स्नेह का सूचक है या व्यवस्था का, और उत्तर में चुप ही रह जाना पड़ा। तभी पोस्टमैन ने आकर मुझे मुक्ति दिला दी। रजिस्टर्ड लेटर था मम्मी के नाम। पढ़कर ही वे कुछ ऐसी उदास हो गई कि मेरा तो मन घबरा उठा। पूछने का भी साहस ना बन पड़ा। बगीचे में बड़े भैया किसी ठेले वाले से बात कर रहे थे, शायद शाम के लिए तय कर रहे थे। मैंने उन्हीं से जाकर बतलाया। वे मेरे साथ मम्मी के कमरे में आए। उसी तरह पत्र हाथ में लिए वो निस्पंद बैठी थी। मम्मी, उन्होंने चौंक कर सिर उठाया। किसकी चिट्ठी है? उन्होंने लिफाफा हाथ में थमा दिया। पापा के कॉलेज से आया था। मम्मी के लिए नियुक्त पत्र था। ये तो खुश होने की बात थी। उनके एकाकीपन की समस्या का हल इतनी जल्दी मिल जाएगा, ऐसा सोचा भी न था। फिर मम्मी क्यों उदास हैं? शायद पापा के ही कॉलेज में जाने की कल्पना उनके लिए असह्य उठी हो। मम्मी, नौकरी आपके लिए ऐसी ज़रूरी भी नहीं। आपका जीना चाहे तो आप मना कर दीजिए। आप तो आराम से अपनी थीसिस पूरा कीजिए। कब से रुकी पड़ी है? मैंने कहा। जीना चाहने की तो कोई बात ही नहीं है रे। मेरी तो कब से ये अभिलाषा रही थी अपने ही कॉलेज में पढ़ाने की। फिर आप इतनी उदास क्यों हैं? मैंने बच्चों की तरह मचल कर कहा। ये सोच रही थी कि इतनी पुरानी इच्छा अब जाकर पूरी होनी थी। बुरा तो लगता ही है ना? उन्होंने इतने स्वाभाविक ढंग से कहा कि मुझे चुप रह जाना पड़ा। मम्मी, बड़े भैया गंभीर स्वर में बोले, मेरे ख्याल से आपका अभी यहाँ रहना ठीक नहीं है। कॉलेज जाने की बात तो और भी नहीं जचती मुझे। आप छुट्टी भर मेरे साथ रहें, जुलाई में ज्वाइन कर लें। तब तक कुछ आऊँगी अजय, तुम्हारे यहाँ ही भी आऊँगी, पर अभी नहीं। सहानुभूति से इन लोगों ने जो ऑफ़र दिया है दोबारा शायद न दें। मम्मी का कहना ठीक ही था। बात पुरानी होने पर फिर उतनी वजनदार नहीं रहती। ऐसा अवसर दोबारा मिले न मिले। पापा की जिद के कारण उनकी ये इच्छा अब तक पूरी नहीं हो पाई थी। पापा नौकरी के सख्त खिलाफ थे। मम्मी, आपकी कोई सहेलियाँ क्यों नहीं हैं? आती जाती रहती तो मन बहला रहता। मैंने कहा। जिस उम्र में सहेलियाँ बनाई जाती हैं वो तो तेरे पापा के चरणों में गुजार दी, और बातों के लिए समय ही कहाँ रह गया था। शादी के बाद तो खैर सवाल ही नहीं उठता था। ना हो आप कोई क्लब ज्वाइन कर लें, बड़े भैया बोले। क्लब? पागल हुए हो? मैं तो बड़ी चिंता में पड़ गया हूँ। ऐसा कोई घर भी तो नज़र नहीं आता जहाँ आप लोगों के घनिष्ठ संबंध रहे हों। उन लोगों के भरोसे कम से कम मैं निश्चिंत तो हो सकता था। इतने परेशान क्यों हो रहे हो अजय? मेरी समझ में नहीं आता। यह अकेलापन क्या आज का है? इसकी तो अब आदत सी बन गई है। तुम्हारे पिता के साथ रहकर और सीखा ही क्या है? बचपन में तुम लोगों ने उस जादूगर की कहानी तो सुनी होगी जो एक राजकुमारी को वश में कर लेता है। दिन भर तो बेचारी पत्थर की मूरत बनी रहती है, और रात में। और सहसा जैसे उन्हें याद आया कि वह क्या कह गई हैं। दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया उन्होंने। मैं और बड़े भैया पत्थर की मूर्ति बने उन्हें देखते रह गए थे। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी का लिखा हुआ एक लघु उपन्यास पाषाण युग। आपको कैसी लगी कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं प्रतीक्षा करूँगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो। धन्यवाद।